जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इसलिए जब भी हम क्लास लेके आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए इसी के साथ बिना विलंब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लाइन बाय लाइन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपने जो है कितने प्रश्नों का जवाब दिया सही सही। तो आइए इसी के साथ से वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिख रहे हैं आपके विगत साल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के लक्षण है। ठीक है, तो पहला जो है सजीव का लक्षण, सजीव का मतलब होता है जीवन पाया जाए। जीवन पाया जाए मतलब जिसमें जान प्राण हो। ठीक है, जान प्राण। स्थानांतरण में भी जान प्राण होता है, श्वसन में भी जान प्राण। जो श्वसन करते हैं वो जान प्राण वाले इंसान करते हैं, सजीव ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सजीव लोग ही करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का रक्षण होता है वो क्या कहलाते हैं? जिससे शरीर चलता है हमारा, जिसकी सहायता से हमारा शरीर पूरा चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम कहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन स्वपोषी है। देखिए, स्वपोषी का मतलब होता है, देखिए पोषण को दो भागों में बांटा गया, एक स्वपोषी एक परपोषी। तो स्वपोषी का मतलब होता है जो खुद से अपना खाना बनाए, किसी की दूसरी मदद ना ले। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो है ना हम किस पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, और साथ में क्या निर्माण होता है? आपका ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। याद रखिए, गोबर छत्ता में जो है किस प्रकार का पोषण होता है। तो याद रखिए, गोबर छत्ता की अगर बात की जा रही है आपसे, ठीक है, तो आपको बताना है गोबर छत्ता इसमें से कौन है। याद रखिए, गोबर छत्ता जो हो जाएगा वो हो जाता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण उन्हें कहते हैं जो सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, याद रखिएगा, मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो याद रखिए उसे मृतजीवी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूर्य पौधों में, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पौधों में सूर्य प्रकाश को शोषण करने की क्षमता किससे होती है। जैसे कि कह रहा है कि पौधों में जो है ना सूर्य प्रकाश को शोषण करने की क्षमता किससे होती है, मतलब किससे, किसकी सहायता से होती है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण का शोषण करते हैं, तो वो करते हैं क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक की सहायता जो हरे पेड़ पौधों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, इसी की सहायता से जो है ना पेड़ पौधे जो है ना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो गैसों का आदान प्रदान किन प्रक्रम के द्वारा, किन अंगों के द्वारा होता है। तो याद रखिए, पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के दांत की सबसे बड़ी परत, ऊपरी परत जो है क्या हो जाएगी? इनामिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम लोग का आंसर इनामिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनामिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इनामिल। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे ऊपरी परत होती है। याद रखिएगा, जो बहुत ही कड़ी परत होती है, जो दांतों को क्या करती है? सुरक्षा देने का कार्य करती है। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लार इसमें से किस ग्रंथि का स्राव है। याद रखिए, लार जो है इसमें से किस ग्रंथि का स्राव करता है। तो याद रखिएगा, लार जो है पैराटॉइड ग्रंथि। और हमारे मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता। देखिए, जठर रस में क्या नहीं मौजूद होता है। तो जठर रस देखिए क्या क्या करता है। जठर रस जो है ना, जठर रस जो है याद रखिएगा, जठर रस में क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। ठीक है, और याद रखिएगा म्यूकस का भी होता है। म्यूकस या श्लेष्मा कहा जाता है, या पेप्सिनोजिन भी होता है। ठीक है, पेप्सिनोजिन, ये तीनों के तीनों जो है जठर रस में होते हैं। बाकी जो होता है पीत होता है वो जठर रस में नहीं होता है, क्योंकि पीत रस जो स्रावित होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इनमें कौन मनुष्य के
छोटी आंत का भाग नहीं है। इनमें से कौन जो है मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और छोटी आंत के जो है 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला का नाम है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो ये 3 हो गए। बच कौन गया कि छोटी आंत का भाग नहीं है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 12 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है। ठीक है, इनमें से जो है कौन अवशेषी अंग है। ठीक है, अवशेषी अंग बताना है आपको। ठीक है, वेस्ट अंग कौन, वेस्टिगल ऑर्गन कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा वेस्टिगल ऑर्गन कौन हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग कहा जाता है अपेंडिक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? देख लीजिए, अब मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? याद रखिएगा मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से उसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा जो पोषक तत्व प्राप्त होता है वो किसका पाचन होता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाता है वहां पर। ठीक है, मुख गुहा में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर जो ग्रास नली यानी हमारा जो गर्दन वाला हिस्सा होता है वहां पर एपिग्लोटिक्स होता है, जिस एपिग्लोटिक्स के कारण जो है ना मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ठीक है, अगला है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो कहलाता है चाइल कहलाता है। क्या कहलाएगा? चाइल कहलाता है। याद रखिएगा वो भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो कुटपाद की सहायता से करता है। किसकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अमीबा में भोजन की प्रक्रिया में नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है अमीबा में भोजन की प्रक्रिया में नहीं होता है? तो याद रखिए अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, बहिष्करण भी होता है। तो ये हो जाएगा अपघटन जो होगा नहीं हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? याद रखिएगा अमीबा में जो है भोजन का पाचन जो होता है वो किस अंगक में होता है? तो याद रखिएगा किस अंगक में होता है? याद रखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? वो किस अंगक में होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है भोजन रसधानी में होता है। किस में होता है? भोजन रसधानी में होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा, क्योंकि भोजन रसधानी में क्या होता है? एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और पचा हुआ जो भोजन होता है ना भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव में चला जाता है। ठीक है, और फिर वहां से सारे शरीर में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, और जो बच जाता है, जो अपशिष्ट होता है, जो अपचा हो जाता है भोजन, वो शरीर से बाहर निकाल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो याद रखिएगा पैरामोशियम में जो है ना पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया मांसपेशियों के द्वारा जो चला करते हैं। ठीक है, सीलिया के द्वारा जो होते हैं अंगक होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, इसका शरीर का प्रचलन अंगक क्या होता है? प्रचलन अंगक। ठीक है, तो चलने वाला जो अंग होता है वो होता है सीलिया, लेकिन यहाँ पर बोला है भोजन का अंतर्ग्रहण किससे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका मुख हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका मुख, या इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोस्टोम। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य में जो है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से लेकर के 10 मीटर होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर। कहाँ दिख रहा है? आंसर नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को भोजन के निम्नलिखित स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना से होता है? अगर मनुष्य को जो भोजन का स्वाद का ज्ञान होता है वो होता है स्वाद कलिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? जिसको बोलते हैं यकृत या लीवर इंग्लिश में बोलते हैं। याद रखिएगा ये होता है 1.5 kg के वजन के बराबर होता है। ठीक है, यही में जो है ना पीत रस स्रावित होता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या होता है? एस्टोमाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि छिद्रों का खुलना और बंद करना उसका नियंत्रण जो है कौन करता है? तो याद रखिए गार्ड सेल कहते हैं, रक्षक सेल करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है? क्लोरोफिल में मौजूद होता है। क्लोरोफिल में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम मौजूद होता है, Mg मौजूद होता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो याद रखिए
रखिए ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं याद रखिए C6H12O6। तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं तो 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर जठर रस स्रावित होता है। तो लगभग में जो है 3 लीटर, कितना लीटर 3 लीटर याद रखिएगा, 3 लीटर स्रावित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब 100 पोषी के लिए आवश्यक है क्या हो जाएगा, मतलब जो खाना खुद से बनाए, तो देखिए उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए जो है सूर्य के, देखिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब है चारों हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन के लेकर के गलत हो गया, यानी जो चारों हैं ये चारों के चारों आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ना, मुझसे यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, ये दोनों एक में चल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट एवं जल और क्लोरोफिल यहाँ पर आ जाएगा और सूर्य का प्रकाश यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पर लिखा रहेगा ऑल सभी, तो सभी को टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम बोलेगा तो बता दीजिएगा इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो याद रखिएगा एक वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब आइए आज का जो है अंतिम प्रश्न। ठीक है, और इसी के साथ जो है क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे और आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने 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 सवालों का जो है सही सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सारे सवाल का लाइन बाय लाइन जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को जवाब बताइएगा कि अमरबेल उदाहरण है, बताइएगा अमरबेल जो है उदाहरण किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा अमरबेल जो होता है ना, अमरबेल। ठीक है, अमरबेल की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है परजीवी। क्या हो जाता है, अमरबेल परजीवी, क्योंकि परजीवी जो पौधे होते हैं ना अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अपने क्लास को देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।